इस अध्याय में हम जीवन प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जीवन प्रक्रियाएं वे सभी प्रक्रियाएं हैं जो किसी जीवित प्राणी को जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। इन प्रक्रियाओं के बिना जीवन संभव नहीं है। इन दिस चैप्टर, we will study life processes. Life processes are the basic activities that are necessary to maintain life in living organisms, such as nutrition, respiration, transportation and excretion. Without these processes, survival of living organisms is not possible. पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उसे ऊर्जा, वृद्धि, शरीर की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए उपयोग करते हैं। जीवित रहने के लिए सभी जीवों को पोषण आवश्यक होता है। Nutrition is the process through which living organisms obtain food and utilize it for energy, growth, repair and maintenance. All living organisms require nutrition for survival. स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। परपोषी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य और जानवर। Autotrophic organisms prepare their own food using sunlight, carbon dioxide and water, like green plants. Heterotrophic organisms cannot make their own food and depend on other organisms, such as humans and animals. प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, जल का अपघटन होता है और अंत में ग्लूकोज बनता है। Photosynthesis is the process by which green plants synthesize food using sunlight, water and carbon dioxide. It involves absorption of light energy, conversion into chemical energy, splitting of water and formation of glucose. स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प के निष्कासन में सहायता करते हैं। Stomata are tiny pores present on the surface of leaves. They help in gas exchange and in the loss of water vapor through transpiration. अमीबा में होलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है। यह अपने छद्मपादों से भोजन को घेरकर अंदर ले लेता है और भोजन रिक्तिका बनती है जहां पाचन होता है। इसके बाद पोषक तत्व अवशोषित होकर शरीर में उपयोग होते हैं और अपचित पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। Amoeba exhibits holozoic nutrition. It engulfs food using pseudopodia, forms a food vacuole where digestion occurs, absorbs nutrients for use in the body and finally expels undigested material. मनुष्यों में पोषण होलोजोइक प्रकार का होता है और यह आहार नाल के माध्यम से होता है। भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण, आत्मसात और उत्सर्जन तक कई चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होती है। Human nutrition is holozoic and takes place through the alimentary canal. The process includes ingestion of food, digestion, absorption of nutrients, assimilation in the body and digestion of waste. लार में उपस्थित एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च को सरल शर्करा, मुख्यतः माल्टोज में तोड़ता है। इस प्रकार पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। Salivary amylase is an enzyme in saliva that converts starch into simple sugars like maltose. Thus, digestion of food begins in the mouth itself. ग्रासिनली में भोजन पेरिस्टाल्टिक गति के द्वारा आगे बढ़ता है। यह मांसपेशियों के क्रमिक संकुचन और प्रसारण के कारण होता है, जिससे भोजन पेट तक पहुंचता है। Food moves in the esophagus by peristalsis. This is the rhythmic contraction and relaxation of muscles that pushes food towards the stomach. जठर ग्रंथियां म्यूकस, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं। म्यूकस पेट की आंतरिक सतह की रक्षा करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और HCl अम्लीय माध्यम बनाकर जीवाणुओं को नष्ट करता है। Gastric glands secrete mucus, pepsin and hydrochloric acid. Mucus protects the stomach lining, pepsin digests proteins and HCl creates an acidic medium while killing harmful germs. छोटी आंत लंबी और कुंडलित होती है तथा इसकी भीतरी सतह पर विली पाए जाते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करते हैं। बड़ी आंत जल और लवणों का अवशोषण करती है तथा मल का निर्माण करती है। The small intestine is long and coiled with villi that help in complete digestion and absorption of nutrients. The large intestine absorbs water and salts and forms feces. यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्तरस बनाती है। पित्तरस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़कर उसका इमल्सीकरण करता है और माध्यम को क्षारीय बनाता है,
जिससे वसा का पाचन आसान हो जाता है। The liver is the largest gland of the body and produces bile juice. Bile makes the medium alkaline and emulsifies fats into small droplets, which helps in their digestion. अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्रमशः प्रोटीन, स्टार्च और वसा के पाचन में सहायता करते हैं। Pancreatic juice contains the enzymes trypsin, amylase and lipase. These enzymes digest proteins, starch and fats respectively. पाचक एंजाइम जटिल भोजन को सरल, घुलनशील और अवशोषित होने योग्य पदार्थों में बदल देते हैं। इसी कारण शरीर पोषक तत्वों का उपयोग कर पाता है। Digestive enzymes break complex food into simple, soluble and absorbable substances. This allows the body to utilize nutrients effectively. शाकाहारी जीवों की छोटी आंत लंबी होती है क्योंकि पौधों में उपस्थित सेलुलोज का पाचन कठिन होता है। मांसाहारी जीवों की छोटी आंत छोटी होती है क्योंकि मांस का पाचन अपेक्षाकृत आसान होता है। Herbivores possess a longer small intestine because cellulose in plant food is difficult to digest. Carnivores have a shorter small intestine since meat is easier to digest. मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। यहाँ उपस्थित विली पोषक तत्वों को रक्त में पहुँचाने में सहायता करते हैं। In humans, complete digestion and absorption of food mainly occur in the small intestine. The villi present there help in transferring nutrients into the bloodstream. श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन, विशेषकर ग्लूकोज, का विघटन होकर ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर की सभी जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। Respiration is the process in which food, especially glucose, is broken down to release energy. This energy is essential for all life activities of the body. श्वसन एक कोशिकीय रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि श्वास लेना केवल वायु का अंदर और बाहर जाना है और इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। Respiration is a cellular chemical process that releases energy. Breathing is only the physical movement of air in and out of the lungs and does not release energy. वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। Aerobic respiration occurs in the presence of oxygen and releases more energy. Anaerobic respiration occurs without oxygen and releases less energy. सबसे पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में बदलता है। इसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के अनुसार यह अलग अलग मार्गों से टूटकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। Glucose is first converted into pyruvate in the cytoplasm. After that, depending on the presence or absence of oxygen, it follows different pathways to release energy. मानव श्वसन तंत्र में नाक, श्वासनली, ब्रोंकाई, फेफड़े और अल्वियोली शामिल होते हैं। अल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। The human respiratory system includes the nose, trachea, bronchi, lungs and alveoli. Exchange of oxygen and carbon dioxide takes place in the alveoli. फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान अल्वियोली में प्रसरण द्वारा होता है। ऑक्सीजन अल्वियोली से रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से अल्वियोली में आकर बाहर निकल जाती है। अल्वियोली की पतली दीवारें और अधिक रक्त आपूर्ति इस प्रक्रिया को तेज बनाती है। Gas exchange in the lungs occurs in the alveoli through diffusion. Oxygen diffuses from the alveoli into the blood, while carbon dioxide diffuses from the blood into the alveoli to be expelled. Thin alveolar walls and rich blood supply make this exchange rapid. जलचर जीव गिलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। गिलफड़े पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। Aquatic animals respire through gills. Gills absorb dissolved oxygen from water and release carbon dioxide into the surrounding water. पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए जलचर जीवों को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तेज गति से श्वसन करना पड़ता है। The amount of dissolved oxygen in water is very low. Therefore, aquatic animals need to breathe faster to obtain sufficient oxygen. पौधों में परिवहन जाइलम और फ्लोएम ऊतकों द्वारा होता है। जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक ले जाता है। Transportation in plants occurs through xylem and phloem tissues.
Xylem carries water and minerals from roots to leaves, while phloem transports food from leaves to other plant parts. Xylem जल और खनिजों का ऊपर की ओर परिवहन करता है और इसकी अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं। फ्लोएम भोजन का दोनों दिशाओं में परिवहन करता है और इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। Xylem transports water and minerals upward and is mainly made of dead cells. Phloem transports food in both directions and consists of living cells. मनुष्यों में परिवहन परिसंचरण तंत्र द्वारा होता है, जिसमें हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं शामिल होती हैं। ये तंत्र शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। Transportation in humans takes place through the circulatory system consisting of the heart, blood and blood vessels. This system transports oxygen, nutrients, hormones and waste materials throughout the body. द्विपरिसंचरण में रक्त एक पूर्ण चक्र में 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। इसमें फुफ्फुसीय परिसंचरण और शारीरिक परिसंचरण शामिल होते हैं, जिससे ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त अलग रहता है। In double circulation, blood passes through the heart twice in one complete cycle. It includes pulmonary and systemic circulation, ensuring separation of oxygenated and deoxygenated blood. रक्त प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। ये सभी मिलकर शरीर में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। Blood is composed of plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. Together, these components perform various essential functions in the body. लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाती हैं और प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनने में सहायता करते हैं। Red blood cells transport oxygen with the help of hemoglobin. White blood cells protect the body from infections, and platelets help in blood clotting. रक्त वाहिकाएं नलिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में रक्त का परिवहन करती हैं। धमनियां रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, शिराएं रक्त को हृदय की ओर लाती है और केशिकाएं ऊतकों के साथ पदार्थों का आदान प्रदान करती हैं। Blood vessels are tube-like structures that transport blood throughout the body. Arteries carry blood away from the heart, veins bring blood toward the heart, and capillaries allow exchange of materials with tissues. धमनियां रक्त को हृदय से दूर ले जाती है और उनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं। शिराएं रक्त को हृदय की ओर लाती है, उनकी दीवारें पतली होती हैं और उनमें वाल्व पाए जाते हैं जो रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। Arteries carry blood away from the heart and have thick, elastic walls. Veins carry blood toward the heart, have thinner walls and contain valves that prevent backflow of blood. ऊतक द्रव या लसिका एक रंगहीन द्रव है जो प्लाज्मा से बनता है और कोशिकाओं को घेरता है। ये पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है और शरीर की प्रतिरक्षा में सहायता करता है। Tissue fluid or lymph is a colorless fluid derived from plasma that surrounds body cells. It transports nutrients and oxygen, removes waste materials and plays a role in immunity. द्विपरिसंचरण में फुफ्फुसीय धमनी हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त ले जाती है और फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त को वापस हृदय तक लाती है। महाधमनी शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है और वेना कावा अशुद्ध रक्त को वापस हृदय में लाती है। In double circulation, the pulmonary artery carries deoxygenated blood from the heart to the lungs, and the pulmonary vein returns oxygenated blood to the heart. The aorta supplies oxygenated blood to the body, while the vena cava brings deoxygenated blood back to the heart. केशिकाएं बहुत पतली और सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं होती हैं जो धमनियों और शिराओं को जोड़ती हैं। इनके माध्यम से रक्त और ऊतकों के बीच गैसों, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान होता है। Capillaries are extremely thin microscopic blood vessels connecting arteries and veins. They allow exchange of gases, nutrients and waste materials between blood and body tissues. रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया प्लेटलेट्स के कारण होती है। प्लेटलेट्स ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो फाइब्रिन तंतु बनाते हैं और ये तंतु रक्त कोशिकाओं को फंसाकर थक्का बना देते हैं, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है। Blood clotting occurs because of platelets. They release chemicals that form fibrin threads, which trap blood cells and create a clot to stop bleeding. पौधे अपशिष्ट पदार्थों को पत्तियों, छाल और फलों में जमा करके बाहर निकालते हैं। वे जड़ों के माध्यम से मिट्टी में भी अपशिष्ट छोड़ते हैं और स्टोमाटा द्वारा गैसों को बाहर निकालते हैं।
Plants remove wastes by storing them in leaves, bark and fruits. They also excrete wastes through roots and release gases via stomata. मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 गुर्दे, 2 मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल होते हैं। गुर्दे रक्त को छानते हैं और मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। The human excretory system includes 2 kidneys, 2 ureters, a urinary bladder and a urethra. Kidneys filter the blood and remove wastes in the form of urine. नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। इसमें ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, रीनल नलिका और कलेक्टिंग डक्ट शामिल होते हैं। The nephron is the functional unit of the kidney. It consists of the glomerulus, Bowman's capsule, renal tubule and collecting duct. नेफ्रॉन का मुख्य कार्य रक्त का निस्यंदन करना, उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करना और अतिरिक्त अपशिष्टों का स्राव करना है। इन्हीं प्रक्रियाओं से अंत में मूत्र का निर्माण होता है। The nephron filters blood, reabsorbs useful substances and secretes additional wastes. These processes together lead to the formation of urine. मूत्र निर्माण 3 चरणों में होता है: निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्राव। अंत में बना हुआ मूत्र कलेक्टिंग डक्ट से होकर मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय तक पहुंचता है। Urine formation takes place in 3 steps: